नमस्कार, शुभम नाम है हमारा और आप तिरहुत न्यूज़ की चुनावी यात्रा देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। जब चुनाव आता है तो लोग विकास की बात करते हैं, लेकिन बिहार की स्थिति अलग लग रही है। चुनाव से ऐन पहले नीतीश कुमार का दलित कार्ड या रघुवंश बाबू के मृत्यु पर राजद और जदयू में घमासान एक अलग राजनीतिक परिवेश की संकल्पना करती है। अभी हम बोछा विधानसभा क्षेत्र में हैं और जिस गांव में हम बैठे हैं वो द्वारिका नगर है। यहाँ की बोछा विधानसभा की जो विधायिका हैं बेबी कुमारी, 2015 में वो निर्दलीय लड़ी थी, बाद में वो भाजपा में शामिल हो गई। उनके विपक्ष में रमई राम जो कि बिहार के कद्दावर नेता हैं वो लड़े थे। और 2020 के भी जो अगर हम संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो इन दोनों का नाम तय मानिए। हालांकि रमई राम पिछला बार जदयू से लड़े थे, लेकिन इस बार वो राजद में हैं और राजद से चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ इस गांव के कुछ लोग हैं, हम उनसे बातें करेंगे और जानेंगे कि बोछा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में कौन कौन से कार्य हुए हैं और अब आगे ऐसा क्या करना चाहिए। जो यहाँ के प्रत्याशी आएंगे, जो वोट मांगने आएंगे, उनको ये लोग क्या बोलेंगे करने को, तो हम बात करते हैं। पहले तो नाम बताइएगा। विकास कुमार। एक चीज़ बता दें, ये भाजपा से जुड़े हुए हैं, उसके बाद क्योंकि इनके उत्तर को आप उसी हिसाब से देखिएगा। आप बताइए कि आप भारतीय जनता पार्टी से हैं। यहाँ की जो विधायिका है बेबी कुमारी वो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं, निर्दलीय जीती थी वो, लेकिन वो बाद में भाजपा में। कौन कौन से कार्य हुआ है इस गांव में जिससे आम जनजीवन को सहायता मिले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आगे आ जाइए जोर से। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय विधायक बेबी कुमारी जी जो काम कर रही हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और दूसरा ये है कि हमारे बोछा विधानसभा में विकास की काम कर रहे हैं। जो बहुत दिनों से यहाँ के लोग को लाइन की समस्या थी, जो समस्या से उन्होंने निजात दिलाया है और लगातार क्षेत्र में वो बनी रहती हैं और विकास के लिए वो अक्सर रहता है। अच्छा, आपने बोला कि बिजली की समस्या थी, और चाहे हम नरेंद्र मोदी की बात करें या नीतीश कुमार की बात करें, वो विद्युतीकरण को लेकर अपनी पीठ लगातार थपथपाते हैं और कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि आज हर गांव में लगभग लाइन पहुंच गया है। और जो एक विधानसभा में एक विधायक का कार्य होता है उसके बारे में बताइए। जैसे सड़क हो गया, जो आम आदमी के जीवन से डायरेक्ट जुड़ता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले 7-8 महीनों से हम लोग का, जब उत्तर बिहार की हम बात करते हैं तो बाढ़ से हम लोग जूझ रहे थे, कोरोना से पूरा भारत जूझ रहा था। उस समय यहाँ की विधायिका का कैसा काम था? विधायक जी क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और अभी भी सक्रिय, कोरोना काल हो या बाढ़ हो, उस समय भी विधायक जी ने कार्यकर्ता के साथ मिलकर और विकास किया है और आगे भी विकास करेंगे, ये हमारा उम्मीद है। ठीक है विकास जी, हम आते हैं आपके पास। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या नाम है? सोनू कुमार मिश्रा। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। प्राइवेट जी। जॉब करते हैं। बिहार में रोजगार एक बड़ी समस्या है। भाजपा ने एक नारा दिया था कुछ दिन पहले, जेपी नड्डा ने पटना में बैठकर, जन जन की पुकार आत्मनिर्भर बिहार। कितना इस चीज़ को मानते हैं आप, और स्वरोजगार को लेकर कितने, क्या कहना है आपका? रोजगार तो यहाँ व्यापक रूप से है ही नहीं, चाहे किसी की सरकार हो, लालू जी की सरकार हो या बीजेपी की हो या जदयू का है 15 सालों से बिहार में। रोजगार के दृष्टिकोण से बिहार अभी पिछड़ा हुआ है। अब आगे देखते हैं फिर क्या होता है, नए लोगों का सरकार कैसा होता है। स्वरोजगार को लेकर क्या कहना है? इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। देखिए, जैसे इस कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा आपदा में अवसर ढूंढिए। स्वरोजगार मतलब खुद क्रिएट कीजिए। आप ही के मुजफ्फरपुर जिला के किसान चाची हैं जो खुद से अचार बनाकर बेचती है, कई तरह की प्रोडक्ट वो बनाकर बेचती है। सरकार कहती है आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, आप 10 लोगों को वहाँ बिजनेस दीजिए। कितना, मतलब देखिए, आप भी युवा हैं, आप खुद एक प्राइवेट जॉब करते हैं, आप उस
उस सेक्टर में, जिस सेक्टर में आप काम करते हो, उसकी चुनौतियों को जानते होंगे। कितना आपको क्या लगता है कि ये कितना आसान है और कितना मुश्किल है? मुश्किल तो कुछ भी नहीं है देखा जाए तो, बट उसके लिए व्यापक साधन भी हो, उसको उस ढंग से सपोर्ट मिले गवर्नमेंट का, सिक्योरिटी मुहैया कराया जाए, तो उस हद तक तो बिहार में अभी काफ़ी पीछे है बिहार उस मायने से देखा जाए। यहाँ सबसे बड़ी सुरक्षा की कमी है उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए। जब तक उद्योग नहीं रहेगा तब तक रोजगार का यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो तो बना ही रहेगा। तो बाहर की कंपनियाँ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हो, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती हैं। सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ पे कुछ मतलब पहले कंपनियाँ थी अपने बिहार में, जैसे हमारे औद्योगिक क्षेत्र बेला भी है, वहाँ काफ़ी दिनों से बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी, लेकिन उनका यहाँ की डिस्ट्रिक्ट पुलिस कहिए या बिहार सरकार कहिए, उससे व्यापक सपोर्ट नहीं मिला उनको। इसके कारण बहुत सारी कंपनियां बंद भी हो गई और उनको टाइम पे जो कुछ सहायता की राशि होती है उद्योग को सब्सिडी के तौर पर जो मिलता है या बहुत सारी चीज़ मिलती है, वो नहीं मिलने के कारण यहाँ पे रोज़गार का जो है व्यापक पैमाने पे कमी है अभी तक देखा जाए तो। नहीं, रोजगार बिहार में हम सब ने देखा कि जब लॉकडाउन लगा था और जब बाहर से जो मजदूर आ रहे थे, जो बिहार के, क्या स्थिति थी। 40 लाख अगर हम बोले तो 40 लाख सरकार की तरफ से आंकड़ा दिया गया था कि लगभग 40 लाख मजदूर अब वापस आए, पता नहीं करोड़ों में आए होंगे। जब भी नीतीश कुमार से पूछा जाता है या उप मुख्यमंत्री से पूछा जाता है, वो सीधा कहते हैं कि बिहार में कोई भी बड़ी औद्योगिक नहीं लग सकता है, उद्योग नहीं लग सकता है बिहार में, क्योंकि बिहार का जो क्षेत्रफल है वो बहुत कम है और यहाँ की जनसंख्या वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर 500 एकड़ 1000 एकड़ आप ज़मीन किसी इंडस्ट्री के अलॉट नहीं कर सकते। तो बिहार सरकार, जो अभी की सरकार है, वर्तमान सरकार है, वो साफ कहती है कि हम बड़े उद्योग की सपना देखने बिहार के जो जनता है वो छोड़ दे। छोटे MSMEs को लेकर बात चलती है। MSMEs को लेकर आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने भी ऐलान किया था। तो ये एक समस्या है रोजगार। एक चीज़ और है कि आप इस पर भी बताइएगा कि बिहार के लोग, जो बच्चे होते हैं, जो युवा होते हैं, वो सरकारी नौकरी ज़्यादा करना चाहते हैं। इसमें आपका क्या कहना, मतलब क्यों करना चाहते हैं? देखिए, हमारा बिहार आप देखिए तो हर स्टेट में यहाँ के जो लड़के हैं वो काफ़ी तेज़ हैं। बस यहाँ है कि यहाँ स्टूडेंट को जो एक्चुअल में सपोर्ट मिलना चाहिए वो यहाँ की गवर्नमेंट से मिलता नहीं है। और आप देख लीजिए बिहार में किसी की भी गवर्नमेंट हो, काफ़ी टाइम से स्वास्थ्य और रोजगार, ये दो चीज़ की कमी यहाँ देखने को मिला है और अभी तक है। तो मैं अभी तो 15 साल से नीतीश जी हैं, उनका बीजेपी के साथ है, सरकार चल रहा है और सब बहुत सारी सुविधाएं आई हैं, ऐसी बात नहीं है। बिजली, सड़क, सुरक्षा जो भी है सब चीज़ हुई है, लेकिन रोजगार का व्यापक असर है यहाँ पे और अभी तक देखने को मिल रहा है, जो कि लॉकडाउन के पीरियड में मिला है लोगों को देखने के लिए, कि अगर यहाँ पे उसके क्वालिटी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे जॉब मुहैया कराया जाए तो काफ़ी बाहर में भी जो इतनी ताज़ाती लोग जाना आना जो लगा हुआ है ये नहीं करना पड़ेगा। तो बड़े लोग हैं जो हमारे जो राज्य के मुखिया हैं नीतीश कुमार हैं, उनको तो ध्यान देना चाहिए इस विषय पर। दूसरा चीज़ है कि मेरे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था भी लक्षण है। मैं इसी पे आता हूँ कि दो चीज़ जिससे सीधा मेरे और आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है, शिक्षा और स्वास्थ्य। बिहार में गांव-गांव में अगर मैं खुद जाता हूँ तो देखता हूँ बड़े बड़े विद्यालय हैं, बने हुए बिल्डिंग, लेकिन उस विद्यालय में जो शिक्षक पढ़ाते हैं उन्हें पढ़ाने के अलावा हर एक काम दिया जाता है। जैसे अब चुनाव आया तो देखेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा पे आपका क्या कहना है? देखिए, इनका प्रणाली तो सही है, शिक्षा प्रणाली, बट इन्होंने जो टीचरों को जो काम दे रखा है, तो हम एक संदेश भी देना चाहता हूँ यहाँ के बिहार सरकार को कि आप उससे शिक्षा से रिलेटेड ही काम उनसे लीजिए ना। ये जनगणना, ये फसल इनपुट और ये सब सारी जो है उन पर मत डालिए। दूसरा नंबर की लोग जो टीचरों का अभी बहुत सारे वैकेंट हो रहे हैं अभी के अकॉर्डिंग, या पहले हुए थे, अभी तो ठीक ठाक कुछ हो रहे हैं, उनका जो क्वालिटी के अकॉर्डिंग हो रहा है। पहले जो टीचर हैं अभी वो समझिए तो नॉलेज उनके पास है नहीं पढ़ाने के लिए, सबसे बड़ा व्यवस्था है शिक्षा व्यवस्था को लचर होने का। और पुराने लोग हैं तो इस पर ध्यान उनको देना चाहिए। आप जिस जिला से आते हैं उस जिला में एक विश्वविद्यालय है, बिहार यूनिवर्सिटी। जी हाँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। वो
मशहूर इसलिए है कि पटना यूनिवर्सिटी जितने वर्ष में ग्रेजुएशन करवाती है उतने में अगर यहाँ से करे तो 2 बार हो जाए। टाइम पे यहाँ पे यूनिवर्सिटी का जो है कंडीशन काफ़ी ख़राब है। ख़राब क्या है कि टाइम पे लोग डिग्री मुहैया नहीं कराते हैं स्टूडेंट को। एग्ज़ाम का डेट उसका पीरियड है 3 साल में एग्ज़ाम लेना है, और 3 साल के बदले उसको 4 साल में लेते हैं, 5-5 साल में लेते हैं, 6-6 साल में लेते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट देने में उसको टाइम लगाते हैं, मार्कशीट देने में टाइम लगाते हैं। अच्छा सर, जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं वो अगर भी बिहार यूनिवर्सिटी से पढ़ के, क्योंकि मुझे भी किसी ने कहा था कि तुम बिहार यूनिवर्सिटी में, मैंने मना कर दिया क्योंकि वहाँ की जो लचर शिक्षा व्यवस्था है, क्यों और कैसे सुधरेगा ये, किसकी जिम्मेवारी है इसकी? सर, शिक्षा व्यवस्था सुधारने का जिम्मा तो देखा जाए तो एक्चुअल में यूनिवर्सिटी जो होता है वो राजभवन के अंदर से चलता है, ठीक है, और राज्यपाल उसके राइट है, उनका है उनको चलाने। दूसरा नंबर की यहाँ का जो HRD से रिलेटेड तो है नहीं यूनिवर्सिटी, जो HRD मिनिस्टर या केंद्र सरकार जो है नरेंद्र मोदी की सरकार एकदम वो ठीक करेगी। ये तो शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा मसला है कि इसको भाई मुहैया कराया जाए, टाइम पे एग्ज़ाम लिया जाए और टाइम पे सर्टिफिकेट इशू किया जाए, जो कि अगले टाइम जैसे नेक्स्ट टाइम कोई वैकेंसी होती है तो स्टूडेंट टाइम पे उसको फॉर्म को फिलअप कर सके और एग्ज़ाम दे सके। ये बहुत बड़ी मुख्य समस्या है अपने शिक्षा व्यवस्था में कि टाइमली कोई चीज़ नहीं है, टाइम पे कोई चीज़ होता नहीं है, इससे बच्चे का एग्ज़ाम छूट जाता है या बच्चे को क्वालिफाइड नहीं कर पाते कुछ एग्ज़ाम में या फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं। ये मूलभूत चीज़ है यहाँ पर। वो दिखती है सर, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करता है तो उम्र सीमा होती है उसमें, लेकिन बिहार यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी हमेशा शिकायत रहती है कि डिग्री अंतिम हाथ तक आए तो 6 वर्ष लग जाते हैं। तो एक तो समय के आते हैं आपकी विधानसभा क्षेत्र पे, क्या काम हुआ है पिछले 5 वर्षों में जो आपको लगता है? हमारे विधानसभा में काफ़ी काम हुआ है। देखा जाए तो बिजली हमारे पंचायत के अंदर में 2 पावर सब स्टेशन बने हैं। एक तो बिजली द्वारिका नगर में ही बने हैं इधर इस साइड में, और एक द्वारिका नगर चौक से उस साइड जाएंगे तो एक बड़ा सा पावर स्टेशन बना है। रोड पुलिया लाइट वाइट का काम काफ़ी हुआ है, विकास का ऐसी बात नहीं है, 5 साल में अच्छे काम हुए हैं। ठीक है, आपने बोला सड़क बिजली, 2 चीज़ के बारे में बोला कि वो बना। विकास के क्षेत्र में अगर हम उसको देखें तो नीतीश कुमार पिछले 15 साल से इसी बात को रटते आ रहे हैं कि हमने सड़क और बिजली बनाई, वो उनका कहना रहता है। इसके अलावा अगर हम पिछले 7-8 महीनों की बात करें, हम 2 सवाल आपसे पूछेंगे, राशन कार्ड और जो बाहर से जो मजदूर आए थे उनके अकाउंट में जो 1-1 हज़ार रुपये देने के लिए नीतीश कुमार ने कहा था, कितना वो सफल रहा? क्योंकि आप गांव में रहते हैं, आप उनसे बातें होती हैं। सर, मेरा मानना है तो 95% जो 1,000 रुपये आया है सबके अकाउंट में है। जो बाहर में जो थे जिनके पास आधार कार्ड था यहाँ का बिहार का, उनके पास भी पैसा गया 1,000, और गांव में थे तो उनको तो अलाउ ही नहीं था। जो लोग बिहार से बाहर थे जैसे फंसे हुए थे तो उनको 1,000 रुपये गया था, इसको मैं मानता हूँ 95%। और दूसरा नंबर आपने पूछा कि सड़क राशन कार्ड, तो राशन कार्ड जीविका के माध्यम से बहुत सारे लोगों को बना है, बहुत लोगों को बन चुका है। जिसका ज़रूरत होता है उसको नहीं बनता है। आप देख लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना, जिन्हें ज़रूरत होता है उन चीज़ों की, उन तक वो चीज़ नहीं पहुंच पाती है। आप क्योंकि आप गांव में रहते हैं, आप देखते हैं, आप जाते होंगे, बात करते होंगे, आपको क्या लगता है कि ये मिल रहा है जिनको ज़रूरत है? सर, राशन कार्ड की जहाँ तक बात है तो इसमें मेरा मानना है कि लोगों को मिल रहा है। कुछ लोग हैं 4-5% को नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए भी ऑप्शन था अभी लॉकडाउन के पीरियड में कि उन लोगों ने अप्लाई किया था अपना राशन कार्ड वगैरह का। तो मेरा मानना है कि उसमें से 50% लोगों को शायद आ गया है राशन कार्ड पर, 50% लोगों को नहीं आया। और जहाँ तक की बात है, आपने राशन कार्ड की बात कहा या प्रधानमंत्री, तो मेरा मानना है कि गवर्नमेंट दे रही अच्छी बात है, तो इसको आर्थिक आधार पर देना, आर्थिक आधार पर एक्चुअल में हो नहीं रहा है। किस तरह से दिया जा रहा है? पता नहीं किस तरह से दिया जा रहा है, जिनके पास जो लेने लायक नहीं है उनको भी मिल रहा है। नहीं, मैं इसी बात को लेकर कहता हूँ कि मैंने बहुत जगह देखा है कि जिनके पास घर रहता है उन्हें ये योजना दी जाती है, और
जिनका फूस का घर रहता है उन्हें ये योजना नहीं मिल पाती। हाँ, तो ये तो डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम है या फिर पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उनका काम है सर्वेक्षण करना, रिपोर्ट भेजना, सही जांच करना कि भाई उस लायक है, उसके लिए क्वालिफाइड है बंदा कि नहीं है, उसको दो, या उस लायक नहीं है तो फिर उसको नहीं दो। राशन कार्ड भी जहाँ तक की बात है कि राशन कार्ड जिन लोगों को जरूरत नहीं है, उनके पास पक्का मकान है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें देखा जाए तो। इसके अंदर जाने के बाद बहुत चीज़ देखा जाए। वही चीज़ मैंने आपसे पूछा, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। गड़बड़ी जो अनियमितता की बात होती है वो है, चाहे वो स्थानीय जनप्रतिनिधि के नाते हो या फिर प्रशासनिक व्यवस्था में हो। हाँ, ये सब तो डेटा प्रणाली पे है, इस सब में आधार बेस्ड है, सबका इनके पास तो डिटेल होता है, लोगों के पास क्या, किसके पास क्या है नहीं है। तो ये लोग तो बड़े लोगों की बात है भाई, पोस्ट वाइज की भाई कैसे पंचायत से कैसे इसका डेटा गया, कहाँ गया, किस तरह से गया, किसको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। तो हर भाई वार्ड में वार्ड मेंबर हैं, उनके ऊपर है, ब्लॉक में गया तो फिर सर्वे करने वाले लोग को पता होगा किस तरह से देना है नहीं देना है। अंतिम प्रश्न है तो आपसे कि मुख्यमंत्री 2015 में बने थे नीतीश कुमार, उन्होंने 7 निश्चय की योजना लाई थी। 7 निश्चय 5 वर्षों से उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। एक था उसमें हर घर नल। कितना कंप्लीट हुआ है आपके गांव में? हमारे द्वारिका नगर में भी कंप्लीट टंकी वंकी बन गया हुआ है। अच्छा, अभी तक टंकी बना ही? हाँ, अब शायद लगने ही वाला है इसका। अच्छा, आपके अनुसार आपके पूरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं है जहाँ कंप्लीट हो गया है? लड़ौली में है, पंचायत में है, अच्छे से काम कर रहा है। हाँ, पानी तो आ रही है, अब लोग उसको डैमेज कर दिए हो, तोड़ दिए हो, डिस्टर्ब कर दिए हो, तो लोगों को केयर करना है। लेकिन पानी तो मैं देखा हूँ, कहीं मैं गया हूँ तो 1-2 जगह टोटी लगा हुआ है, पानी आ रहा है और सही पानी आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। और मेरे पंचायत में भी काम हो ही रहा है, नंगल योजना मोटर डल गया है, पाइप अब लगेगा। और 7 निश्चय योजना में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पशु शेड है, सड़क है, बिजली है। तो हमारे वार्ड नंबर 1 के अंदर मवेशी शेड भी बना है और रोड बोर्ड भी बना है, ऐसी बात नहीं है। हर गली को चौड़ीकरण के साथ सोलिंग वगैरह लगा है, लाइटिंग की सुविधा हुई है। तो 7 निश्चय योजना कहीं हद तक तो हमारे पंचायत में सक्सेस है हो रहा है। ठीक, हमारे साथ अब एक युवा है जो अच्छे खासे युवा है, आगे आ जाइएगा, आगे आ जाइएगा। इनका परिचय इस नाते से मैं दूंगा कि मेरे मित्र भी है। जब हम यहाँ आए तो इन्होंने ही हमें यहाँ बुला कर लाया। पार्टी से जुड़े हुए, राष्ट्रीय जनजन पार्टी से जुड़े हुए हैं। नाम क्या है? गौरव। गौरव, एक बात बताइएगा कि विकास जी ने जो बोला आपके विधायक, आप एक विरोधी के तौर पे नहीं कहिएगा, क्योंकि जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या आपके विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है, ईमानदारी से उस चीज़ को बताइएगा। सिर्फ सड़क और बिजली को ही लेकर नहीं, और भी कई क्षेत्र हैं जहां विकास होना आपको लगता है कि यहाँ विकास होना चाहिए। क्या क्या हुआ है? देखिए, जैसा कि हमारे भाई साहब ने बताया, जो मेरे विधानसभा में, मेरे पंचायत में लाइट का काम हुआ है, सड़क का काम हुआ है, पावर सब स्टेशन बना है। देखिए, बात यहाँ पर विकास में लाइट नहीं आती है, सड़क नहीं आता है, सड़क ही विकास नहीं हो जाता है, सड़क से ही विधानसभा का विकास नहीं होता है। और सारी मुद्दा है, यहाँ युवा बेरोजगार है, गरीब जो है सो त्रस्त है बेरोजगारी के मारे। यहाँ पे ये स्थिति है, बाढ़ का स्थिति है। बोछा विधानसभा ऑलरेडी बाढ़ ग्रसित है क्षेत्र, जबकि इस बार बाढ़ आया था बोछा विधानसभा में, जो विधायिका का कोई यहाँ कुछ आया नहीं था, कुछ हुआ नहीं विधायिका के फंड से, नहीं यहाँ मेस चलाया गया विधायिका के द्वारा। हालांकि बोलेंगे विधायिका आई थी, आई यहाँ का हालत देख के चली गई उसी हालत में, जबकि जनता लोग से उनको ये भी कहा गया जहाँ क्या है नहीं है, लेकिन फिर भी विधायिका द्वारा कुछ काम नहीं किया गया। वहाँ पर जनता बहुत नाखुश थी विधायिका से। यही सब है। प्रधानमंत्री आवास योजना आप देख रहे हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में जो भी जिस गांव में भी आप जा रहे हैं वहाँ मिल रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना को तो साफ है, जो 1 लाख कुछ हज़ार रुपया मिलता है, 20 या 22 हज़ार रुपया। आप 20 हज़ार रुपया पहले दीजिए, अपने मुखिया हो या वार्ड नंबर हो, आपको 1 लाख रुपया मिलेगा।
वो आप रहें या फिर हम रहें या फिर जो रहें, पहले 20,000 रुपया दीजिए, आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। यही हमारे विधानसभा या हमारे पंचायत हो, पूरा बिहार की बात कर ले तो पूरा बिहार में आ जाइए, आप 20,000 रुपया घूस दीजिए तो आपको मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना, वरना नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये है स्थिति। शौचालय में 2,000 रुपया। मतलब ये चीज़ है, क्योंकि हर कट बना हुआ है कि आप कोई भी काम करवाइए उसमें आपको इतना पैसा घूस देना होगा। यहाँ जो सुशासन बाबू का सरकार है, एक कहावत है, गरीब बेरोजगार त्रस्त है, शिक्षा की हालत ध्वस्त है, ठीक है, स्वास्थ्य की स्थिति पस्त है। ये कहावत है, ये गलत नहीं है, ये सही है। यहाँ गरीब जो है, गरीब को कोई नहीं पूछने वाला है। अगर आपको लगता है जब पंचायत में थोड़ा बोलने वाले हैं तो आप 10,000 रुपया घूस देके अपना इंदिरा आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, पास करवा सकते हैं। अगर आपको कोई बोलने वाला घर में नहीं है तो आपको कोई नहीं होगा, कुछ पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं आएगा। अगर आपको बोलने वाला है तो आपको सारा चीज़ मिलेगा, वो भी घूस के माध्यम से, दलाली के माध्यम से, वरना यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। ऊपर से नीचे तक दलाल बैठा हुआ है, पूरे ऊपर से नीचे तक। अच्छा, जो विधायक आती होंगी, आती हैं विधायक आती हैं, बिल्कुल आती हैं। तब इन सब समस्याओं को आप उन तक क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि आप युवा हैं, आप नहीं सुनती है किसी का बात, वो सिर्फ अपने कार्यकर्ता का बात सुनेंगे, हम लोग का बात क्यों सुनेंगे? हम कार्यकर्ता से ही पूछ लेते हैं। आप बताइए जो इन्होंने बोला, क्योंकि देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो कट वाला जो सिस्टम है कि अगर आप 5-6 हज़ार जैसे बांट रहा था तो उसमें जो स्थानीय जनप्रतिनिधि वो बोले 500 हमको दो। इस चीज़ को लेकर आप लोग क्यों नहीं मुखर होते हैं? जिनको ज़रूरत है एक तो उनको मिलना चाहिए, और पैसा क्यों दे? जब सरकार पैसा भेज रही है, अगर आपको 6,000 रुपया भेज रही है तो वो 6,000 आपका हुआ ना। मैं मुखिया हूँ, मेरे वजह से तो नहीं मिल रही है, वो सरकार भेज रही है। आप लोग क्यों नहीं इस चीज़ को उठाते? देखिए, ऐसा है कि जो गौरव ने बताया कि जैसे करप्शन हर एक जगह है, तो कहीं ना कहीं इसको सुधारने में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत कोशिश किया है और इस पर काम हो रहा है। और धीरे धीरे कोई भी समस्या का समाधान जल्दी नहीं मिलता है, थोड़ा समय लगता है उसको बदलाव करने में। इतना साल से करप्ट था, आज 65 साल बनाम 5 साल। माननीय भुजहा विधायक बेबी कुमारी के जो नेतृत्व में जो विकास हुआ है भुजहा विधानसभा में, या आज तक रमेश राम ने क्या किया है हमारे विधानसभा में। इतना साल से वो उन्होंने राज किया, मंत्री रहे, हर एक चीज़ का उनके पास सत्ता था, पावर था, फिर भी कुछ नहीं किए। 5 साल के कार्यकाल में, जिसमें 3 साल माननीय विधायक जी निर्दलीय रही, उसके बाद 3 साल सत्ता में जाने के, 2 साल सत्ता में रहने के बाद तब आज विकास हुआ। तो थोड़ा इन सब चीज़ों को देख के थोड़ा सा समय लगता है कोई भी चीज़ को परिवर्तन करने में, इतना जल्दी नहीं हो पाता है, थोड़ा समय लगता है इसी। हम आग्रह करेंगे कि जिनको ज़रूरत होता है, क्योंकि सर बहुत गरीबी है। मैंने देखा है जब गांव में मैं जाता हूं, जब मैंने बाढ़ कवर किया था उस समय मैंने देखा था कि लोग किस तरह रह रहे थे, लोगों का घर बह गया था, लोग किस तरह रह रहे थे। तो आप भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और गांव में घूमते भी हैं, तो इतना आग्रह रहेगा कि जिनको ज़रूरत है उनको पूरा मिले। और जो बेबी कुमारी है यहाँ की विधायिका, उनसे भी आप कहिएगा। और जब हम लोग सवाल पूछते हैं, हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग अपने माध्यम से भी कहते हैं, लेकिन जिन्हें ज़रूरत है उन्हें मिलना चाहिए। एक ईमानदारी से एक अंतिम सवाल मैं फिर इनके पास जाऊंगा और अंत करूंगा। ईमानदारी से बताइएगा कि क्या क्या अभी और होना है विधानसभा क्षेत्र में आपके, आप चाहे सिर्फ आप अपने द्वारिका नगर गाँव को ही ले लीजिए, क्या क्या और होना है? देखिए, बहुत सा रोड का शिलान्यास हो रहा है, ठीक है, और बहुत सारा काम अभी पेंडिंग है जो माननीय विधायक जी कर रहे हैं। और ऐसा कोई गली नहीं बचेगा जहाँ पर रोड का निर्माण या जो विकास का काम है वो नहीं हो, ठीक। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार को मजबूत बनाया जाएगा और मजबूत हो रहा है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी इस पर पहल कर रहे हैं और बहुत सारी योजनाओं का आज भी उन्होंने शिलान्यास किया है। और इसी के साथ माननीय विधायक जी भी विकास को आगे लेकर चलेंगे। मतलब सड़क, और जो एक मुख्यमंत्री का भी कहना है कि हर सड़क को टोले से जोड़ना, टोले के सड़क से। लेकिन मेरा सोच थोड़ा आगे का है। जैसे मैंने
इनसे भी चर्चा किया। प्रधानमंत्री आवास योजना, हर इंसान को एक घर, जिसको ज़मीन नहीं है उसको ज़मीन देने का भी सरकार ने बोला था। इन सब चीज़ों पे कितना काम हुआ है और कितना काम आगे होगा? ज़मीनी स्तर तक ये काम हो रहा है। इसी का बहुत सारे इसकी डाटा है जो कभी हम आपको दिखाएंगे, कभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ठीक है, और आवास सबसे ज़्यादा रोटी कपड़ा और मकान ज़रूरत है मनुष्य के लिए, तो ये सब मुहैया माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और करा रहे हैं और आगे भी कराते हैं। ठीक है विकास जी, चलिए आपसे अंतिम दौर की बात। देखिए, आप एक युवा हैं, किस आधार पे वोट करते हैं आप? वोट तो अभी हम लोग ये नहीं, फर्स्ट बार करेंगे इस विधानसभा में करेंगे। क्या देख के कीजिएगा? वोट दे के यही करेंगे, जो मेरा बात करेगा वो हम पे राज करेगा। मेरा यही नारा है, जो हम लोग का बात उठाएगा, आवाज़ उठाएगा, जो बोलेगा जो हम काम करेंगे उसको हम लोग वोट देंगे। अब पिछले वाला बात नहीं रहा, हम लोग की सरकार की तरह हम लोग काम नहीं करेंगे। हम लोग को जो मेरा जातिवाद तो कहीं बिहार चुनाव में ये होता रहता है। जातिवाद के ही कारण नीतीश बाबू आते हैं। जैसे अभी देखे होंगे दलित कार्ड खेले हैं नीतीश बाबू, जो दलित की हत्या पर नौकरी। अरे सर, आपको नौकरी देना है तो ऐसे ही दीजिए ना। जातिवाद कर रहे हैं, सरासरी मुख्यमंत्री ही जातिवाद कर रहे हैं। आप जिस पार्टी से हैं वो भी कहीं ना कहीं जातिवाद, जाति के तौर पे ही बना पार्टी है। राष्ट्रीय जनजन पार्टी, भूमिहार ब्राह्मण मंच के जो संयोजक थे, संस्थापक थे, उन्होंने ही राष्ट्रीय जनजन पार्टी की स्थापना की। कब बोला जो है स्वर्ण की ही पार्टी है, सारा पार्टी है। कभी भी भूमिहार ब्राह्मण मंच, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच है। ठीक है, एकता मंच, जी जी बिल्कुल। हमेशा स्वर्ण जो है भूमिहार हमेशा दलित को शोषण किए, न कि पोषण किए, न कि शोषण किए। जो बात है, हम लोग हमेशा दलित को अपने साथ मिला के रखे हैं, अपने साथ रखे हैं, उनको ले चले हैं अपने साथ। उनको नहीं खाना खाए हैं तो उनको खाना खिलाए हैं, उनको रहने के लिए घर दिए हैं। आप उठा के देख लीजिए पूरा इतिहास, कभी भी स्वर्ण के ही, अभी भी जहाँ हो स्वर्ण के ही ज़मीन पे, घर पे रह रहे हैं दलित। स्वर्ण ने ही उनको जगह दिया। स्वर्ण कभी भी दलित विरोधी नहीं हो सकता है और स्वर्ण पार्टी कभी दलित विरोधी नहीं हो सकती है। होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं उसमें सबको रहने का, और क्योंकि 2020 में है, सबको एक अधिकार दिया है हमारे संविधान ने, एक अपॉर्चुनिटी सेम दिया है, हर चीज़ करने का सेम अधिकार दिया है। होना भी नहीं चाहिए, और ये हमारे और आपके ऊपर है, क्योंकि हम युवा हैं। हम ही अब आगे जाकर इस चीज़ को, और जो बचा हुआ है ना, क्योंकि सर बचा हुआ है कहीं ना कहीं गाँव में, ये चीज़ बचा हुआ है कि जो, मैं दलित शब्द यूज़ नहीं करता, मैं हरिजन करता हूँ। हरिजनों को किसी और नज़र से देखा जाता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। एक चीज़ बताइएगा, अगले 5 साल में आप क्या क्या देखना चाहते हैं अपने गांव में? देखिए, हम गांव में नहीं, हम पूरे विधानसभा की बात करते हैं। हमको चाहिए रोजगार, युवा को रोजगार चाहिए। हमको बेरोजगारी दूर करना है, हमको शिक्षा की स्थिति सुधारना है, हमको गरीब को थोड़ा ऊपर लेके जाना है। और ये होगा तब जब हमारे नीतीश बाबू, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास कोई रोजगार मैप होगा। सिर्फ कहते हैं जो हम रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार का कोई उनके पास रोड मैप है नहीं। सिर्फ कहते हैं जो हम रोजगार दे दिए हैं, इतना लाख अभी मोदी जी लॉन्च किए हैं, ये 40 करोड़ की कितना का अभी लॉन्च कर रहे हैं। ये चुनावी एक तरह से समझिए, जो जनता को लॉलीपॉप चुसा रहे हैं, जो लॉलीपॉप देख करके जनता फिर हमको वोट देती है। वो आत्मनिर्भर की बात करते हैं मोदी जी, बिहार में खुद आत्मनिर्भर नहीं है। बिहार में खुद दूसरे का बदला चुनाव लड़ रहे हैं और खुद कहते हैं बिहार को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। ये सब बात है। और यहाँ बेरोजगारी दूर करने की बात होती है, बेरोजगारी दूर करने का कोई रोड मैप नहीं है सरकार के पास, कोई दिखाई नहीं है जो हाँ हम ऐसे बेरोजगारी दूर कर देंगे। कह रहे हैं यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगाई जा सकती। क्यों नहीं लगाया जा सकता? यहाँ बिहार जो है मूल रूप से खेती का विषय है, यहाँ सबसे ज़्यादा खेती होता है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर खेत है। यहाँ खेती से होगा, खेती का जैसे टमाटर का खेती होगा, टमाटो सॉस का फैक्ट्री लगा दिया जाएगा, ऐसे होगा ना। यहाँ खेती की इंडस्ट्री बनाया जाएगा, खेती को मूल रूप से बनाया जाएगा, तब यहाँ रोजगार आएगा। जरूर खेती आधुनिक तरीके से किया जाएगा। और जैसे लीची है, लीची मुजफ्फरपुर की पहचान है, उस लीची से कई तरह के प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जब लीची एक्सपोर्ट होता है बाहर, तो वहाँ कई तरह के प्रोडक्ट बनते हैं और फिर वही चीज़ बिहार में आकर अधिक दाम में बिकते हैं। तो यहाँ उस तरह की प्लांट लगाने की, उस तरह की व्यवस्था करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बिहार में विधानसभा आते ही ये रहा है कि लोग जाति को लेकर ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं।
ये 2020 विधानसभा चुनाव है। 2019 लोकसभा चुनाव में जातिवाद कहीं नहीं दिखा था, लेकिन विधानसभा चुनाव आते ही सभी पार्टियां फिर से वही जातिवाद को लेकर, क्योंकि विकास की बात होनी चाहिए। आपके विधानसभा क्षेत्र में कौन से कार्य हुए हैं, जब आपके जनप्रतिनिधि आप तक आते हैं वोट मांगने, तो आप उनसे पूछिए, उनसे सवाल पूछिए कि आपने मेरे लिए पिछले 5 वर्षों में कौन से काम किए और अगले 5 वर्षों में कौन से काम करेंगे। ये सवाल पूछिए, और जब सवाल पूछिएगा तभी शायद आपका विधानसभा क्षेत्र, आपका गांव, आपका टोला आगे बढ़ेगा। अभी के लिए इतना ही। सहयोगी आकाश मिश्रा के साथ शुभम कुमार, तिरहुत न्यूज़।